हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल बच्चों। कैसे हैं आप सभी? आज मैं फिर आपके लिए एसएसटी का चैप्टर नंबर 7 ग्रेड 8 सिविलाइजिंग द नेटिव एजुकेटिंग द नेशन पार्ट 2 लेके आई हूँ। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया पे ऑल ओवर सेटल हो जाती है और कैसे उनका कंट्रोल हो जाता है रेवेन्यू पे। नवाब और राजा जो थे उनकी जो टेरिटरीज थी वो उनके अंडर में आ जाती है, ऑलमोस्ट सारी ही टेरिटरीज। और कैसे जो ट्राइबल्स होते हैं वो जंगल की तरफ चले जाते हैं। और अब जो उनका नेक्स्ट एम था वो था नेटिव्स के एजुकेशन से रिलेटेड। उसके लिए हमने पढ़ा था कि उनका मोटिव क्यों था, ये था कि वो उनके टोटली उनके कंट्रोल में आ जाए। जो नेटिव थे, इंडियंस थे, वो उनके कंट्रोल में आ जाए, उनकी जो पढ़ाई और एजुकेशन हो वो भी उनके अकॉर्डिंग हो, वेस्टर्नाइज्ड हो। इसका रीज़न ये था कि जो आने वाली जनरेशन थी वो उनके अकॉर्डिंग ही अपना जो उनके जो बच्चे थे, वो जो यूथ हैं, वो सब उनके अकॉर्डिंग, वेस्टर्न कल्चर के अकॉर्डिंग ही उनका जो ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो। तो इसके लिए जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 2, क्रिश्चियन मिशनरीज। क्रिश्चियन मिशनरीज का मैं सबसे पहले आपको मीनिंग बता देती हूँ। क्रिश्चियन मिशनरीज जो थे वो 19th सेंचुरी में आए थे। उनको प्रैक्टिकल एजुकेशन के जो वो थे वो क्रिटिक थे। उनको बिल्कुल भी वो सपोर्ट नहीं कर रहे थे उस एजुकेशन को जो ऑलरेडी ब्रिटिशर्स वो इन्वॉल्व कर रहे थे हमारी जो सिलेबस था उसमें। वो ये चाह रहे थे कि एजुकेशन साइंटिफिक और टेक्नोलॉजी ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा उनको मॉरल एजुकेशन मिले। अब मैं इसका रीज़न बताती हूँ वो ऐसा क्यों सोच रहे थे। मिशनरीज कौन होते हैं? मिशनरीज का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मदर टेरेसा। मदर टेरेसा का हम नाम बहुत अच्छे से जानते हैं, जो कि इंडिया में काफ़ी बार आई हैं। वेस्टर्न है मगर ईस्टर्न कंट्रीज पे वो ज़्यादा फोकस करते थे। ईस्टर्न कंट्रीज को डेवलप करना चाहते थे या हेल्प करना चाहते थे, सपोर्ट करना चाहते थे। कैसे? एजुकेशन एज वेल एज केयर, हॉस्पिटल केयर आप ये बोल सकते हैं। जो ओल्ड एज इंडिविजुअल्स होते थे उनको वो सपोर्ट करती थी, उनके लिए फूड शेल्टर का जो है वो बंदोबस्त करती थी मदर टेरेसा। सेम मिशनरीज जो है वो मॉरल एजुकेशन में ज़्यादा फोकस करते हैं बजाय कि टेक्नोलॉजिकल और साइंटिफिक एजुकेशन के। ये वाला जो एरा था वो ज़्यादातर उसी पे फोकस था, क्रिश्चियन मिशनरीज का, जो कि उनमें क्रिटिक्स आप बोल सकते हो, वो बहुत बड़े क्रिटिक्स थे उस एजुकेशन के जो ऑलरेडी ब्रिटिशर्स हम पर चलाना चाह रहे थे। नेक्स्ट बताती हूँ जो टॉपिक है हमारा, लोकल स्कूल। लोकल स्कूल पाठशाला आप बोल सकते हैं, स्मॉल स्कूल्स बोल सकते हैं। तो लोकल स्कूल्स में इसके जो हमारे जो इंडिया में जिन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में पढ़ा है वो है विलियम एडम। विलियम एडम ने 1830 में इंडिया के इस टॉपिक पे ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न वर्क दिखाया था, ब्रिटिशर्स को इस बारे में एक्सप्लेन किया था कि बिहार और बंगाल में ऑलमोस्ट 1 लाख के करीब पाठशाला थे उस टाइम। जो पढ़ाई होती थी वो गुरुज कराते थे। बच्चों का कोई फिक्स टाइम नहीं हुआ करता था कि वो मॉर्निंग में 8 to 2 जैसा कि यूजुअली अब है टाइम, ऐसा कोई टाइम नहीं हुआ करता था। बच्चों को एक फिक्स टाइम नहीं था, कोई फिक्स फीस नहीं थी। फीस कैसे दी जाती थी? अकॉर्डिंग टू दी लेवल। अगर वो ज़्यादा रिच हैं तो उनकी फीस उसके अकॉर्डिंग होगी, अगर वो नहीं दे सकते हैं, वो थोड़ा सा उनका लेवल, फाइनेंशियल लेवल कम है, तो उनकी फीस उसके अकॉर्डिंग रखी जाएगी। कोई फिक्स टाइम नहीं था, कोई फिक्स फीस नहीं थी, कोई फिक्स टाइम टेबल नहीं था बच्चों के पास, कोई सिलेबस नहीं था। सिलेबस इन सेंस हर क्लास का बच्चा एक ही ग्रुप में पेड़ के नीचे या मंदिर के या कोई छोटे से घर के बाहर ही पढ़ाई किया करते थे। उनकी कोई जगह नहीं थी। अगर वो पेड़ के नीचे खेतों में अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं तो जब फसल काटने का टाइम होता था तो वो उनकी जो प्लेस है वो कहीं और हो जाया करती थी।
फिर वो वहाँ नहीं पढ़ते थे। तो कुछ भी फिक्स नहीं था, बच्चे अपने अकॉर्डिंग या गुरु जो है वो अपने अकॉर्डिंग ही बच्चों को टीच कर रहे थे। ये चीज़ इनके लिए बहुत अलग थी, कुछ ज़्यादा ही न्यू थी। कोई सेपरेट क्लास नहीं दी जा रही थी, सब बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं। गुरु जो है वो ही बच्चों को इंटरेक्शन जो है, डायरेक्ट इंटरेक्शन है बच्चों से गुरुज का, और वो ही उनके अकॉर्डिंग, उनके लेवल के अकॉर्डिंग उन्हें न्यू चीज़ों की लर्निंग करा रहे हैं। किसने फाउंड किया? विलियम एडम ने। कब फाउंड किया? 1830s। इसके बारे में जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा किसने दी? विलियम एडम ने। ये दो टॉपिक्स थे। नेक्स्ट, इस टॉपिक में अगर आप जानना चाहो तो ये है, इसमें नाम आएगा पाठशाला और लोकल स्कूल के फाउंडर कौन थे? हमारा आंसर होगा विलियम एडम। कितने सारे स्कूल से बिहार और बंगाल में जो उन्होंने देखा और समझा? अबव 1 लाख, 1 लाख से ज्यादा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आया था, अब जो ब्रिटिशर्स इसके अकॉर्डिंग इन्होंने जो फाउंड किया, इन्होंने जो सोचा समझा, जितना उनको समझ में आया, अब जो ब्रिटिशर्स है उनका नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब वो क्या चाह रहे थे? ये सब सुनने और समझने के बाद उनको लगा जो पाठशाला वाला है जो सिस्टम, उससे इंडियंस बहुत ज़्यादा, नेटिव्स बहुत ज़्यादा ही फैमिलियर है। हम इसमें एकदम से इसे बंद नहीं कर सकते, इसे हटा नहीं सकते, क्योंकि वो इतने फैमिलियर हैं इस टाइप के एजुकेशन से, इस पैटर्न से, कि वो जल्दी से कुछ नया अडॉप्ट नहीं करेंगे, उनको पसंद नहीं आएगा। तो उन्हें लगा जो चल रहा है पाठशाला वाला सिस्टम, वो हम उन्हें आगे वैसा का वैसा चलने दें। हम उसमें क्या ऐड ऑन कर सकते हैं? हम इसमें ये ऐड ऑन कर सकते हैं कि अब हम न्यू रूल्स, न्यू रूटीन, टेक्स्ट बुक, टाइम टेबल, सीट्स, फीस और लर्निंग का जो पैटर्न है वो उसी में ही थोड़ा सा चेंज कर देंगे, एनहांस कर देंगे उसी एजुकेशन को, पाठशाला वाली को। कैसे कर सकते हैं? न्यू रूल्स बना देंगे हम कि फिक्स टाइम होगा, बच्चों का एक फिक्स टाइम होगा, 7 to 1 या 8 से 2, जो भी वो टाइम रखना चाहते वही टाइम हुआ करेगा। एक फिक्स फीस होगी जो हर बच्चों को सेम ही फीस पे करनी होगी, जो कि अब है नॉर्मली, जो अब स्कूल्स में होती है वही पैटर्न, हम अभी जो चल रहा है वो ऑलमोस्ट वही पैटर्न है। न्यू रूटीन होगा, रूटीन लंच ब्रेक इतने टाइम का होगा, इतने पीरियड्स चलेंगे और इतना गैप आएगा, इतने बजे स्टार्टिंग है, इतने बजे एंडिंग है। टीचर्स का जो टाइमिंग होगा वो ये फिक्स होगा, स्टूडेंट का टाइमिंग जो है वो फिक्स होगा। समर वेकेशन, विंटर वेकेशन, सब कुछ उन्होंने फिक्स क्राइटेरिया में किया था। टेक्स्ट बुक प्रिंट होकर आएगी, बजाय कि बच्चे जो सेपरेट लर्निंग कर रहे हैं, सेल्फ लर्निंग कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। टेक्स्ट बुक आएगी, सिलेबस बनेगा, उसके अकॉर्डिंग ही हर क्लास में, हर ग्रेड में पढ़ाई चलेगी। फीस का रूल मैंने एक्सप्लेन कर दिया। टाइम टेबल, सीट्स, हर स्कूल में सीट्स फिक्स होगी, इतने बच्चे ही एक क्लास में या एक स्कूल में पढ़ेंगे। सबसे पहले एक क्लास में जो कितना क्राइटेरिया है बच्चों का वो फिक्स किया गया, फिर एक स्कूल का फिक्स किया गया। उन सबको देखने के लिए, उन सबको हेड करने के लिए पंडित रखे गए। हर पंडित 4 से 5 स्कूल्स का इंस्पेक्शन किया करते थे। इंस्पेक्शन कैसे? कौन कैसा रूल चला रहा है, क्या जो हमने रिटर्न में रूल दिए वो फॉलो हो रहे हैं, फॉलो नहीं हो रहे हैं तो उसका रीजन क्या है, अगर कुछ नया हो रहा है तो वो क्या नया हो रहा है, और जो कि टीचर्स उसे एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, स्टूडेंट एक्सेप्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। इस काम के लिए उन्होंने कुछ पंडित रखे, तो 4 से 5 स्कूल्स का इंस्पेक्शन किया करते थे। वो स्कूल का इम्प्रूवमेंट भी करते थे, उनका जो स्टैंडर्ड है वो कैसे इम्प्रूव हो सकता है, लर्निंग का स्टैंडर्ड कैसे इम्प्रूव हो सकता है, ये सब कुछ उनके ऊपर था। आप ये कह सकते हैं कि हर 4 से 5 स्कूल के वो प्रिंसिपल थे, वो पंडित। उनका जैसे अभी जो हेड प्रिंसिपल करते हैं, वाइस प्रिंसिपल करते हैं, वो उस वक्त पंडित किया करते थे। जब ब्रिटिशर्स ने न्यू रूटीन, न्यू रूल्स, टेक्स्ट बुक वगैरह फॉर्म किया तो उस वक्त इंडियंस इस चीज़ के हैबिचुअल नहीं थे। वो इस चीज़ को इतना जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि ये जो इम्प्रूवमेंट ये कर रहे हैं वो अच्छा है या नहीं, वो डिसाइड ही नहीं कर पाए। इनफैक्ट बच्चे, चिल्ड्रन, स्टूडेंट्स जो आते थे वो भी डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। उसका ये रीज़न था, सालों से, फ्रॉम द मैनी डेकेड्स वो बच्चे खुली हवा में पढ़ रहे थे, सेल्फ लर्निंग कर रहे थे, जो वो
जो उस वक्त वो कर रहे थे उसी से वो सीख रहे थे, करके सीखना वाला जो मेथड था वो चलता आ रहा था। अब उन्हें वो एक स्कूल में एक रूम में फिक्स जगह पे फिक्स टेक्स्ट बुक के साथ पढ़ाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, वो उस चीज के हैबिचुअल नहीं हो पा रहे थे। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है महात्मा गांधी। आपको लगता है महात्मा गांधी इसके फेवर में होंगे? ऑब्वियसली नॉट। महात्मा गांधी इसके फेवर में बिल्कुल भी नहीं थे। वो ये सोच रहे थे कि इसके जो ब्रिटिशर्स जो सोच रहे हैं उसके थ्रू हम जो ईस्टर्न जो हमारा कल्चर ऑलरेडी हम सालों से जो फॉलो कर रहे हैं वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। हमारी जो प्राइड है वो डिस्ट्रॉय हो रही, प्राइड ऑफ कल्चर डिस्ट्रॉय हो रहा है। उससे उन्हें कुछ अच्छा सीखने को नहीं मिल रहा। इट्स लाइक अ पॉइजन फॉर देम, अकॉर्डिंग टू गांधी जी। वो ये सोच रहे थे। उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था वो पैटर्न बच्चों को पढ़ाने का, क्योंकि उसमें फोकस था ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश लैंग्वेज का, और ये चाहते थे जो स्टूडेंट है वो हिंदी लैंग्वेज पे ज़्यादा फोकस हो, वो हिंदी लैंग्वेज में रीडिंग करें, वो हिंदी लैंग्वेज को ही लर्न करें, संस्कृत या हिंदी को। तो वो इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी सपोर्ट में नहीं थे। उनका मानना था अगर बच्चे क्राफ्ट के साथ सीखेंगे तो बहुत अच्छा सीख सकते हैं। जो वर्क होगा उनका, जो काम होगा वो क्राफ्ट के साथ, क्राफ्ट की चीज़ें इंडियन जैसे इन्होंने खादी और इनके लिए ये सपोर्टिव थे, वही चीज़ इनका उस वक्त भी वही मोटिव था कि बच्चों को इसी तरीके से सिखाया जाए जो इंडिया में ऑलरेडी कल्चर है उसके अकॉर्डिंग, बजाय कि वेस्टर्न कल्चर के। हिंदी में फोकस किया जाए बजाय कि इंग्लिश के। क्राफ्ट सिखाया जाए बजाय कि टेक्नोलॉजिकल उनको लॉजिक्स देने के। महात्मा गांधी के बाद हम बात करते हैं टैगोर जी का। हमारा नेक्स्ट टॉपिक इन्हीं पर है। रविन्द्रनाथ टैगोर, शांति निकेतन इन्होंने ही सेटअप किया था कैलकाटा में। उस शांति निकेतन का जो सेटअप है, जो ओवरऑल जिस पैटर्न में वो अपना स्कूल या अपना जो वो भवन चला रहे थे, उसी पैटर्न को वो भी फॉलो करना चाहते थे। एक डिफरेंस है महात्मा गांधी और टैगोर जी का, मैं आपको बताती हूँ। दोनों ही अगेंस्ट थे उस पैटर्न के जो ब्रिटिशर्स लागू करना चाह रहे थे, मगर एक चीज जो अनकॉमन थी वो ये थी कि रविन्द्रनाथ टैगोर ये चाहते थे कि ये दोनों एजुकेशन आपस में क्लब हो बच्चों के लिए। वो ये चाह रहे थे कि ईस्टर्न कल्चर और वेस्टर्न कल्चर जो दोनों ही टाइप के जो एजुकेशन हो वो एक बच्चे को पूरी तरह से उसके साथ पॉलिश किया जाए, बजाय कि एक कल्चर के, बजाय कि वेस्टर्न सिर्फ ओवरऑल वेस्टर्न हो या फिर ओवरऑल ईस्टर्न हो। वो ऐसा नहीं चाह रहे थे। गांधी जी का फोकस क्या था? वो ये चाह रहे थे हम वेस्टर्न एजुकेशन को पूरी तरह से रिमूव कर दें, पूरी तरह से हटा दें। बस इतना सा एक बहुत ही छोटी सी चीज थी जो थोड़ी सी अनकॉमन थी। अदरवाइज ये फेवर टैगोर जी और महात्मा गांधी दोनों ही पूरी तरीके से फेवर में नहीं थे ब्रिटिश कल्चर के, ब्रिटिश एजुकेशन के। टैगोर जी का जो मोटिव था वो ये हुआ करता था कि ये जो स्कूल का पैटर्न है वो कोई प्रिजन नहीं है बच्चों के लिए, एक जेल नहीं है। उन्हें खुली हवा में, जंगल के नीचे या फिर किसी खेत पे या फिर ऐसे एरिया में जो दूर दूर तक नेचर हो, वैसी जगह पे पढ़ाना ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि बच्चे जो है उनका माइंड भी इतना फोकस करता है, कुछ हम नई चीज़ सिखाते हैं, बजाय कि आप बंद कमरे में 3 या 4 घंटे नहीं बिता सकते। आपको किसी खुली जगह पे छोड़ दें, किसी गार्डन पे छोड़ देंगे तो आप 100% 2 से 3 घंटे बिता पाओगे, बजाय कि एक बंद कमरे में रहने का। सफोकेट हो जाती है वो जगह, अच्छा नहीं लगता। हमें लगता है कुछ अगर कुछ सोचना है, कुछ देखना है, तो हम चाहेंगे कि हम थोड़ा बाहर जाएं। इतने घंटे हम एक छोटी सी जगह में सफोकेट हो जाते हैं। उनका ये मानना था। वो ये सोच रहे जो फीस था, फीस भी है बच्चों के अकॉर्डिंग, जो हम पैटर्न यूज कर रहे थे उसी पैटर्न से फीस ली जाए बच्चों से। सेल्फ लर्निंग, बच्चे खुद एक्सप्लोर करें चीजें, बाहर जाए, वो देखें। अगर हम किसी मैथ्स या साइंस के कोई लेसन उनको पढ़ा रहे हैं तो प्रैक्टिकली उसको इन्वॉल्वमेंट हो बच्चों का,
अगर आप नेचर या प्लांट या सनलाइट के बारे में पढ़ा रहे हो तो प्रैक्टिकली इन्वॉल्वमेंट हो, वो उस जगह पर हो, सन भी उस जगह पे हो, सनलाइट उस जगह पे हो, पेड़ उस जगह पे हो, प्लांट्स उस जगह पे हो, बजाय कि आप उसको एक बोर्ड दिखा रहे हैं और उनको रिटन मैटर में एक्सप्लेन कर रहे हैं। वो इस चीज के फेवर में नहीं थे बिल्कुल भी। उन्हें लगता था या तो आप कंबाइन कर दो वेस्टर्न और ईस्टर्न कल्चर को, या फिर आप ईस्टर्न ही रहने दो, मगर फोकस करो कि वो सेल्फ लर्निंग करे, खुद से लर्न करे। शांति निकेतन वाला पार्ट भी मैंने बता दिया, कैलकाटा में है। जो मेन पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे जो मैंने लिख रखे हैं ये मेन है। आप अगर लिख लेंगे, नोट कर लेंगे किसी रजिस्टर में, तो 100% कैसा भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको कर लेंगे। लास्ट वाली क्लास में भी मैंने आपको ये पूरा बोर्ड पे जो लिखा था वो इम्पोर्टेंट है। अभी भी जो कुछ आंसर क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको वर्बली बता देती हूँ। सबसे पहला वर्ड जो हमने याद किया था वहां, लैंग्वेज। लैंग्वेज का मतलब क्या होता है बच्चों? लैंग्वेज का मतलब होता है कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी पर्सन जो एक से ज्यादा लैंग्वेज के बारे में जानकारी रखता हो, उसे बोल सकता हो और समझ सकता हो। उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल था विलियम जोन्स का। नेक्स्ट वर्ड था ओरिएंटलिस्ट या ओरिएंटलिज्म। ओरिएंटलिस्ट कौन होते हैं? ओरिएंटलिस्ट मेजरली वो लोग होते हैं जो ईस्टर्न कल्चर के बारे में और ईस्टर्न एजुकेशन के बारे में लर्न करते हैं, नॉलेज रखते हैं, उस बारे में समझते हैं और लिखते हैं। हम उन्हें बोलते हैं ओरिएंटलिस्ट। ओरिएंटलिस्ट थे विलियम जोन्स। उन्होंने सेटअप किया था एशियाटिक सोसाइटी का। कहाँ पर? बंगाल में। और एक जर्नल, एक मैगजीन स्टार्ट की थी, एशियाटिक रिसर्च। वो किसके साथ की थी? उनके जो फ्रेंड्स थे या उनके जो कलीग थे आप मान सकते हैं, वो कौन थे? एक वर्ड है नैथालियन का, जो कि आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, और सेकंड वर्ड है कोलब्रुक। आप इतना भी याद रख लेंगे तो आपके लिए काफी है। हेनरी थॉमस कोलब्रुक के अलावा अगर आप कोलब्रुक और नैथालियन भी ऐड कर लेते हैं अपने दिमाग में इस वर्ड के साथ, एशियाटिक रिसर्च या एशियाटिक सोसाइटी में, तो आपको काफी याद हो जाएगा। जेम्स मिल जो कि अगेंस्ट में थे विलियम जोन्स के, वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि विलियम जोन्स इस कल्चर को आगे बढ़ाए, ईस्टर्न कल्चर को आगे बढ़ाए। उनके लिए इंडिया एक अनसिविलाइज्ड कंट्री थी, जिसको वो सिविलाइज्ड कर सकते थे सिर्फ वेस्टर्न एजुकेशन से। नेक्स्ट मैकियावेली, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज को और इंग्लिश एजुकेशन को ही प्रमोट कर रहे थे। ये था हमारा लास्ट वाला टॉपिक और उसके कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। मैं होप करती हूँ आपको बहुत अच्छे से ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको जो नया चैप्टर है, जो नए टॉपिक के बारे में आपको जानकारी चाहिए, कुछ नॉलेज चाहिए, तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में उसमें लिख दीजिए। तो मैं उसी टॉपिक के साथ वापस आऊंगी। वैसे मैं नेक्स्ट चैप्टर हिस्ट्री का ही वापस आपके पास बहुत जल्दी आने वाली हूँ।